Hello and welcome to the new video of class 12 psychology chapter 1 part 3। मैं जानता हूँ कि बहुत गैप के बाद ये वीडियो आपके सामने आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, बट बहुत टाइट शेड्यूल की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं कोशिश करूँगा अब भी कि मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊँ और आप लोगों को टाइम टू टाइम चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, ताकि 12th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप लोग कुछ अच्छे स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लें, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चैप्टर 1 हमारा चल रहा था वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, और इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया था पिछली वीडियोज़ में। इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को क्लोज कर दें, कंप्लीट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पर हम बात कर लेते हैं पहले। बेसिकली हम लोगों ने इंटेलिजेंस पर बात की है, किसने इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा, किसने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया, क्या अलग अलग फैक्टर्स लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, उस पर हम बात कर रहे थे और हमने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स को देखा। अब हम देखते हैं गार्डनर ने क्या कहा है। तो गार्डनर की थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड दैट इज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। वो क्या कहते हैं? टू हिम डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज नैरो एंड फेल्स टू इंक्लूड अ ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज। एक बात यहाँ पर समझने की ज़रूरी है, टेक्निकल बात है, बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई एक थिंकर या एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट वाला इंसान, मैं कहूँगा साइकोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट या एनीवन, जब वो लिखते हैं तो ये ज़रूरी वजह होती है कि उनसे पहले वालों से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, या उनको अपने पिछले वालों की बातें ठीक नहीं लगती हैं, या उनको लगता है कि इनके अलावा जितने लोगों ने लिखा है शायद कि वो नहीं समझा पाए हैं जो इस टॉपिक में समझाना था। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो यहाँ पर हम सबको ये समझना ज़रूरी है कि गार्डनर ने जब ये थ्योरी दी है तो ये जहन में रख करके दी होगी कि मेरे से पहले जितने लोगों ने इस थ्योरी पर बात की है शायद वो इस थ्योरी को या इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सके जैसा कि वो कर सकते थे। तो ये क्या कहते हैं कि जो अब तक इंटेलिजेंस के लोगों में डेफिनेशन थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो काफ़ी नैरो है, बहुत संकीर्ण है, कम है, एंड फेल्स टू इंक्लूड अ ब्रॉड रेंज। असल में जो इंटेलिजेंस की मीनिंग होती है और एक ब्रॉड रेंज होता है, उसको एड्रेस करने में ये नाकाम है, अनसक्सेसफुल है। तो जब आदमी, ये दुनिया का उसूल है, ये रूल ऑफ द एंटायर यूनिवर्स है कि व्हेन यू टेल अ प्रॉब्लम, व्हेन यू एड्रेस अ प्रॉब्लम, देन यू आर सपोज्ड टू गिव एन अल्टरनेटिव एज वेल, you are supposed to propose a solution as well. So when you are saying that this definition is incomplete and not up to the mark, it is narrow and fails to include a broad range of human capacities, then you need also to propose an alternative theory. So he gave his own theory, which is Gardner's theory of intelligence, and he says that there are 8 distinctive varieties over which we can discuss over the concept of intelligence. We can say that there are these 8 factors are the different factors which calculates the entire overall intelligence of a person. हम इन 8 फैक्टर से देखेंगे कि उस इंसान के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है और किस तरह की इंटेलिजेंस है। तो इसमें फर्स्ट वन बहुत बेसिक सा है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी लैंग्वेज की समझ कितनी है। इसीलिए आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब का, तो उसमें एक सेक्शन होता है 20 नंबर का इंग्लिश का, 20 नंबर का हिंदी का, या फिर कोई एक लोकल लैंग्वेज का। उससे क्या देखना चाहते हैं कि इसको कितनी इंग्लिश आती है? नहीं। इसको कितनी हिंदी आती है? नहीं। देखना ये चाहते हैं कि उस इंसान को लैंग्वेज की समझ कितनी है। तो गार्डनर की बात को मानते हुए अक्सर बोर्ड्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस ये फॉलो करते हैं कि जब हम इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं किसी की, तो उसकी इंटेलिजेंस कितनी है ये पता लगाने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से, कि उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कितनी है। देन वी कम टू लॉजिकल मैथ्स। मतलब हम लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, बट हम सब ने मैथ्स पढ़ी है, और जब हम लॉजिकल मैथ्स की बात करते हैं
तो एक ऐसी मैथमेटिक्स जिसमें लॉजिक इंसान का जरूर लगे, बिना लॉजिक के हवा में बात ना हो कि अगर ऐसा है तो क्यों है, देयर मस्ट बी अ लॉजिक, तो बिना उसके बात करना जाया है, बेकार है। तो ऐसी मैथमेटिक्स जिसके अंदर लॉजिक लगता हो, ऐसे लॉजिकल मैथमेटिक्स पर कोई इंसान कितना सोचता है, उसको हम इंटेलिजेंस का सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। और इसी वजह से बहुत सारी पोस्ट पर जो वैकेंसीज आती हैं, एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उसमें मैथ्स जरूर होती है। और इसी वजह से स्कूल्स में मैथ्स पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर लॉजिकल मैथ्स वाली कैपेसिटी क्रिएट हो सके। थर्ड पॉइंट क्या है? स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस एक्चुअली ये जो सेलिंग वगैरह होती है ओशंस में, सीज में, ये एक्चुअली उसमें ये देखने के लिए कि उस इंसान के अंदर कितनी ज्यादा स्पेशल इंटेलिजेंस है। एक इंसान स्पेस को देख करके, जगह को देख करके कितना ज्यादा अपना इंटेलिजेंस प्रूव कर पाता है, शो कर पाता है, दिखा पाता है। हम लोग मतलब जगह को देख करके कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस है या नहीं है, दूसरे के अंदर इंटेलिजेंस है या नहीं, लेकिन इससे पता लगता है। फोर्थ वन इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सुनने में ऑड लगता है, अजीब लगता है, बट दिस इज रियलिटी। एंड क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पढ़ाई में शायद वो नहीं अप टू द मार्क है, उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो म्यूजिक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरीके से बजाते हैं, इस तरीके से हैंडल करते हैं कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जाम्स, but it's also about having skills in other things as well. That's why all the private schools, I'm not saying that government schools are not doing this, but all the private schools are, keeping a special care of all the extracurricular activities and everything which comes out of the 6 books, 7 book subject. So I was talking about musical intelligence. अब ये musical intelligence क्या चीज है कि एक इंसान के अंदर म्यूजिक की समझ कितनी है, कब कौन सी म्यूजिक देनी है, ब्रेन को किस तरह की म्यूजिक पसंद हो सकती है, सुनने वाले को किस तरह की म्यूजिक पसंद हो सकती है, ये सोचना, इस पर काम करना इज कॉल्ड म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देन द फिफ्थ वन इज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब सामने वाले किस तरह से सोचता है, सामने वाले से किस तरह डील करना है, ये एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। ये कैसे पता चलता है? आपने देखा होगा जो भी लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बहुत आसानी से मैनेज कर पाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बहुत इजीली मैनेज कर पाते हैं, ऐसे लोगों के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है कि मेरे प्रोग्राम को जो सुन रहा होगा, जो ऑडियंस होगी, जो बैठे होंगे, वो कैसे होंगे, किस मेंटालिटी के होंगे, क्या पसंद होगा उनको, उस पर काम करने वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, और यही हमें समझना है। देन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये बहुत अजीब सी टॉपिक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। हम लोग को सबको लगता है कि हम लोग अपने आप को तो जानते ही है ना, हम लोग अपने आप को तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि हम लोग अपने आप को नहीं जानते। हम लोग अपने आप को बहुत हद तक नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि हम लोग अपने आप को कितना जानते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर वही स्किल निकालने की कोशिश करता है कि मैं अपने बारे में, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, अपने सिस्टमैटिक अचीवमेंट के बारे में क्या जानता हूँ, कितना जानता हूं, क्या बोलता हूं और क्या लिखता हूं अपने बारे में। तो हमने देखा जैसे कि इंटरपर्सनल, सामने वाला क्या सोच रहा है, इंट्रापर्सनल, मैं अपने बारे क्या सोचता हूं, मेरी मेंटालिटी, मेरी आइडियोलॉजी कैसी है और क्या है। ओके। देन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, हमारे आसपास की चीजें, इन्वायरमेंट की चीजें, हमें किस तरीके से, आपने देखा होगा कितने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा हॉर्टिकल्चर करते हैं या बहुत अच्छा प्लांटिंग करते हैं, इको क्लब बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग जिनको अपने नेचुरल हैबिटेट में कुछ ज़्यादा दिमाग लगता हो, अच्छा काम करते हो, ऐसे लोगों के अंदर इनबिल्ट, बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, और हम लोग को पता नहीं होती है बेसिकली। एंड द लास्ट वन इज बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है हमारे यहाँ। For example, Virat Kohli, the most popular cricketer in the present time of the world, obviously. And for me, he's the best cricketer as well, best cricketer in the world. So in my opinion, so his age is, I think, he's going to be 34 this November, 34 or 35. आपको लगता है वो इंसान की फिटनेस देख करके, बट हम लोग जितनी पढ़ाई की बातें कर रहे होते हैं
कि हमारे स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स आने चाहिए, वो आने चाहिए, या आने चाहिए। विराट कोहली शायद 10th भी पास नहीं है। आज क्या मैटर कर रहा है कि वो 10th भी पास नहीं है? दिस इंटेलिजेंस मैटर्स अ लॉट, बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। आप उसकी फिटनेस देखिए किस लेवल की है और किस तरीके से वो इस एज में, हम लोग मतलब 35 साल की एज तक मुझे तो नहीं लगता कि हम में से कितने लोग इस तरह से भाग दौड़ पाएंगे, इतने अच्छी फील्डिंग कर पाएंगे, या इतनी फिटनेस के साथ तीनों फॉर्मेट खेल पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस को बाहर समझती है कि हम लोग किस तरीके से अपनी बॉडी को डील करते हैं और कितना ज़्यादा हमारी बॉडी फुर्तीली है, कितना ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं। सो गार्डनर ने कहा कि इनके बेस पे कहेंगे कि कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, फालतू और किसी के हम लोग कोई 9th फैक्टर भी नहीं लेंगे और इससे कम पर भी हम बात नहीं करेंगे। इनके बेस पे देखेंगे कि कोई इंटेलिजेंट है या नहीं है। Now comes the past model. What is the past model? Proposed by this is PRO means proposed by JP Das, Kheljan Nilgiri, and in year 1994 में propose हुआ। कहते क्या है, मुद्दे की बात कर लेते हैं। Intelligence is interdependence function of those न्यूरोलॉजिकल ब्रेन यूनिट्स। पहले इतना समझ लेते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कि ये सब एक दूसरे को पागल कहते हैं। एक्चुअली पागल नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली ये कहते ही हैं कि इससे पहले वाले ने जो लिखा है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब इन्होंने इनको रिजेक्ट किया, उन्होंने उनको रिजेक्ट किया, उन्होंने पिछले वालों को रिजेक्ट किया और ये चलता रहता है। तो इन्होंने क्या किया कि मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई, तो इन्होंने अपनी दे दिया कि इंटेलिजेंस एक इंटरडिपेंडेंस फंक्शन है। इंटरडिपेंडेंस फंक्शन क्या हुआ, यानी ब्रेन की दो एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, उसको इंटरडिपेंडेंस फंक्शन कहते हैं। ऑफ दोज न्यूरोलॉजिकल ब्रेन यूनिट्स, हमारी ही ब्रेन के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल छोटी छोटी सी यूनिट्स बनी हुई हैं उन पर बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कहते हैं कि प्लानिंग फर्स्ट फैक्टर है, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। इसका नाम इन्होंने इसी वजह से पास दिया है। P for planning, A for attention, S for simultaneous and then S for successive processing। क्या क्या है? कहते हैं इंसान कैसा प्लान कर पाता है किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में, किसी चीज में, या अपनी लाइफ को लेकर या दूसरों को लेकर, उसकी प्लानिंग कैसी है। इससे पता चलता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा सीधा न्यूरोलॉजिकल यूनिट से है ब्रेन की। देन अटेंशन, वो चीजों पर कितना अटेंटिव रह पाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, लेकिन उनके सामने आप खड़े होकर के 2-4 बात जरूरी बोल के दिखाइए तो वो उबने लगते हैं, अटेंटिव नहीं होते हैं, जमाई लेने लग जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को शायद मेरी वीडियो देख करके लग रहा हो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ये जानने के लिए कि इंसान के अंदर किस लेवल की इंटेलिजेंस है। देन साइमल्टेनियस, पहले साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग समझते हैं। एक साथ दो चीजों को कैसे प्रोसेस करता है इंसान। हम लोग देखते हो कि आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में एक तरफ खाना है, दूसरी तरफ क्रिकेट का मैच है, या फिर एक तरफ क्रिकेट का मैच है और दूसरी तरफ हम कोई अपने कपड़े को आयरन कर रहे हैं। हम लोग दो चीजों को साइमल्टेनियसली या दो से ज्यादा चीजों को साइमल्टेनियसली कैसे डील करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस यहां से भी पता लगती है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। एक के बाद एक कैसे प्रोसेसिंग कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुबह उठे, पहली क्लास ली, फिर आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, आपने हिंदी पढ़ा दी, फिर थर्ड पीरियड में आपको जाना है और आपको एक ग्रुप को लेक्चर डिलीवर करना है, फिर क्या करना है, फिर एक ग्रुप को क्रिकेट का मैच करवाना है। यानी 4 अलग अलग काम आपने किए हैं। एक काम करें पूरे दिन तो ब्रेन उसके लिए रेडी रहता है। 4 काम आपने सक्सेसिव तरीके से, अलग अलग तरीके से किए हैं। कैसे किए हैं? और याद रखिए, जब ये कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, तो प्लानिंग डिपेंडेंट है सक्सेसिव पे, सक्सेसिव डिपेंडेंट है प्लानिंग पे, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप 4 डिफरेंट काम लगातार कैसे करेंगे। और जब तक आप 4 डिफरेंट काम लगातार कर रहे हैं मतलब आपने प्लानिंग की हुई है। जब आपने प्लानिंग की हुई है तो आपका माइंड बहुत अटेंटिव होगा, दैट इज अटेंशन। जब आपने अटेंशन की क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट कर ली है तो आप साइमल्टेनियसली बहुत सारा काम करने के कैपेबल होंगे। मतलब ये चारों के चारों फैक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यहां से समझ में आया कि पास मॉडल भी बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है जो भी लिखा है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा 3 नंबर का एग्जाम में आता है, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या है? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, नोट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको कंक्लूड करके, उसको समराइज करके बता देता हूँ। नेचर इज समथिंग जो कि आपके अंदर कुदरती तौर पर बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट है, दैट इज नेचर, सिंपल।
आपका अपना खुद का नेचर या और नर्चर पैदा होने के बाद जो आप क्वालिटीज अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, दैट इज नर्चर। ठीक है, नेचर पैदा होने तक आपके अंदर क्या क्वालिटीज थी, पैदा होने के बाद आप इन एनवायरनमेंट से क्या ले रहे हैं, दैट इज नर्चर। अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इस चैप्टर में इसकी क्या जरूरत थी? तो नेचर एंड नर्चर कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। इंसान अपने आप से कुछ सीखता है, अपने माँ बाप से कुछ सीखता है, माँ बाप की कुछ ट्रेड्स, कुछ क्वालिटीज होती हैं, और फिर पैदा होने के बाद में इस पूरी दुनिया से अलग अलग कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है, मीन्स नर्चर होता है, तब जाकर के उसके अंदर इंटेलिजेंस पैदा होती है। ऐसा सारे ही साइकोलॉजिस्ट का मानना है। इतने सारे डिफरेंसेस हमने देख लिए, लेकिन ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो ऑल द साइकोलॉजिस्ट इसको मानते हैं। कोई मना नहीं करेगा कि ये नहीं है, ये सब मानते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं तो मैं लिखता अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, बट ये सब मानते हैं। ओके, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। क्या होता है आईक्यू? हम लोग बहुत सुनते हैं ना, उसका आईक्यू अच्छा है, उसका आईक्यू कम है, इस बच्चे का आईक्यू। व्हाट इज आईक्यू? सो बेसिकली मैं इसको नहीं मानता हूं, लेकिन क्या है वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू विलियम स्टर्न ने दिया पहली बार में। कब दिया? 1912 में दिया। और ये क्या कहते हैं कि दो चीजें होती हैं, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। 11th क्लास में साइकोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है। एक इंसान की टाइम टू टाइम बायोलॉजिकल एज उसके ब्रेन की कितनी होती है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन मेंटल एज, अभी वो सोच किस हिसाब से रहा है, दैट इज कॉल्ड मेंटल एज। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन्होंने प्रोवाइड किया, प्रपोज किया, दैट इज IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज IQ। तो इससे IQ निकल जाता है बंदे का। क्या कहते हैं इनके हिसाब से? इफ मेंटल एज इज मोर देन क्रोनोलॉजिकल एज, देन पर्सन इज इंटेलिजेंट। ये बात याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बड़ी काम आएगी। इफ मेंटल एज इज more than the chronological age, then the person is intelligent and vice versa. अगर एक इंसान अपनी एज से ज्यादा की बातें कर रहा है, हम कह देते हैं इंटेलिजेंट है। अपनी एज से कम की बातें कर रहा है, हम कह देते हैं इंटेलिजेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक 25 साल का आदमी बैठे बैठे पोयम पढ़ने लग जाए, बच्चों वाली, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हमारे हिसाब से वो इंटेलिजेंट नहीं है। हालांकि इसमें बहुत डिबेट हो सकती है, बहुत डिबेट का टॉपिक है, बट ये कहते हैं कि मेंटल एज अगर ज्यादा है, अपने एज से, बायोलॉजिकल एज से ज्यादा की बातें समझ पा रहा है, बोल पा रहा है, कह पा रहा है, देन IQ ज्यादा है। इसलिए तो कहते हैं कि जब IQ एवरेज से, नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसको, उस प्रोसेस को रिटार्डेशन कहते हैं, उस सिनेरियो को रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन माइल्ड कब होगा? जब IQ 55 से 69 के बीच में होगा। 55 से 69 के बीच का अगर IQ हुआ, तो उस रिटार्डेशन को माइल्ड बोलेंगे। ठीक है, अगर उससे भी कम हुआ, 40 से 54 के बीच में हुआ, तो मॉडरेट बोलेंगे। अगर उससे भी कम हुआ, 25 से 39 के बीच में हुआ, तो सीवियर रिटार्डेशन बोलेंगे। और अगर उससे भी कम हुआ, तो हम प्रोफाउंड बोलेंगे, जो कि 25 से कम का IQ होता है। ठीक है, सजाएं देने में, कोर्ट वगैरह में, खासतौर पर सिविल केसेस में, इसका बहुत ध्यान दिया जाता है कि एक इंसान की मेंटल एज क्या है, तब उस हिसाब से उसको सजा दी जाती है। लास्ट, टैलेंट एंड गिफ्टेडनेस क्या चीज है? ये लास्ट मेरे हिसाब से लास्ट इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितना भी मटेरियल हमें डिस्कस करना था हमने कर लिया है। ये लास्ट टॉपिक है। टैलेंट एंड गिफ्टेडनेस क्या होता है? कहते हैं कि टैलेंट तो एक इंसान के अंदर बाय बर्थ हो, मतलब स्किल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्किल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एग्जाम्पल के तौर पे ये है प्लेइंग क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल, स्किल ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल, स्किल ऑफ कुकिंग फूड, दैट इज टैलेंट। बट गिफ्टेडनेस इज समथिंग, हालांकि गिफ्टेडनेस की थ्योरी दी लुइस टर्मैन ने 1925 में। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि गिफ्टेडनेस तीन तरह की, तीन चीजों पर बेस्ड होती है। हाई क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती है, हाई एबिलिटी पर बेस्ड होती है, और हाई कमिटमेंट पर बेस्ड होती है। इन तीनों चीजें अगर किसी के अंदर है, तो हम कहेंगे कि वो गिफ्टेड है। हम कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर इज अ गिफ्टेड टैलेंट, विराट कोहली इज अ गिफ्टेड टैलेंट, MS धोनी इज अ गिफ्टेड टैलेंट। सो अगर ये तीन चीजें किसी इंसान के अंदर पाई जा रही हैं, तो हम आराम से कह सकते हैं कि गिफ्टेड है, अकॉर्डिंग टू लुइस टर्मैन 1925 में ये बात कहते हैं। क्या क्या है? क्रिएटिविटी, इंसान नया क्या बना पा रहा है, माइंडसेट में, उसकी आइडियोलॉजी में नया क्या है। एबिलिटी, काम में अडेप्ट होने की, नई चीजों में अडेप्ट होने की एबिलिटी क्या है।
काम को करने की एबिलिटी कितनी है और कमिटमेंट कितना है। जैसा विराट कोहली के अंदर कमिटमेंट कितना तगड़ा है कि भाई चोट लगी हुई हो, हालांकि जहां तक मुझे अगर ठीक ठीक याद है, ही इज द ओनली प्लेयर इन दिस जनरेशन जिसको कभी भी फिटनेस की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया हो, या फिर जो चोट की वजह से एक सीरीज से भी बाहर ना हुआ हो। ये सिर्फ विराट कोहली की फिटनेस है कि इतना तगड़ा डाइव लगाने के बाद ही बंदे को कुछ नहीं होता है, और बाकी प्लेयर्स 2-2, 3-3 सीरीज के लिए, कई कई महीने के लिए टीम से बाहर हो जाते हैं। मतलब आप कमिटमेंट देखिए, कमिटमेंट भी है, एबिलिटी भी है, क्रिएटिविटी भी है उसके अंदर, यानी नए नए शॉट्स निकाल के लाना, बॉलर को ऊपर से मारना T20 वर्ल्ड कप में। एबिलिटी देख लीजिए कि क्या किस तरह की एबिलिटी है। जब दुनिया कहती है कि कुछ नहीं आता है, उसको कुछ नहीं हो रहा, उसका टाइम खत्म हो गया, एक फेज गुजर गया, उसी टाइम पे सेंचुरी मार के दिखा दिया T20 में। दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो वी आर नाउ हियर टू conclude the chapter, and we have completed the first chapter of this book, and hopefully we can continue towards completing this book if there would be some balanced time as well. Thank you. So we'll meet in the next classes as well. Thank you very much and have a nice day.